नमस्कार। आज 16 जून 2024 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुका है। जनरल स्टडीज के पेपर 1 में जो सवाल इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए पूछे गए हैं उस पर हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा consider the following statements while any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration. He shall not be present, she shall not preside, she shall not have the right to speak, she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली वन, क्योंकि जब लोकसभा के स्पीकर का रिमूवल का प्रपोजल पार्लियामेंट में आएगा तो ये बात सही है कि वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, ही विल नॉट प्रिजाइड, लेकिन उनको अपने इस पर बोलने का अधिकार होगा, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाता है। दूसरा, ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये भी गलत है क्योंकि उनको फर्स्ट इंस्टेंस में वोट देने का अधिकार है। तो इस तरह से ये दो सेंटेंस गलत हो जाते हैं और एक ही उत्तर सही होता है। सो द आंसर इज ए। With reference to the Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. यानी कि जब भी हम बात करेंगे कि संसद में कोई बिल रखा जाता है, लोकसभा में प्रेजेंट हो और उस समय लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो वो बिल भी लैप्स कर जाएगा। दिस इज करेक्ट। A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. This is incorrect. राज्यसभा में जो बिल है वो बना रहता है। A bill in regard to which the President of India notified her intention to summon the houses to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha. This is also incorrect. So the answer is A. यानी कि अगर लोकसभा में कोई बिल प्रेजेंट किया गया और लोकसभा लैप्स हो गई तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा, लेकिन अगर लोकसभा से बिल प्रेजेंट होकर के राज्यसभा में गया और राज्यसभा में जाने के बाद लोकसभा लैप्स कर जाती है तो भी वो बिल बना रहे, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है और इसलिए परमानेंट हाउस में एक बार बिल पहुंच गया या परमानेंट हाउस में कोई बिल प्रेजेंट किया गया सीधे और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो भी वो बिल बना रहेगा। और तीसरी बात यह है कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी बिल को पास करने के लिए सिटिंग बुलाई और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Parliament of India, consider the following. Prorogation of a house by the President of India does not require the advice of the Council of Ministers. Prorogation of a house is generally done after the house is adjourned, sine die, but there is no bar to the President of India prorogating the house which is in session. Dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India, who, save in exceptional circumstances, does so on the advice of the Council of Ministers. तो इसका आंसर है सी, 2 and 3। यानी कि ये जो पहला सेंटेंस है, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये गलत है क्योंकि बिना एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने से कोई हाउस प्रोरोग नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप देखें तो इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये पूछा गया है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये दो है, 2 and 3. A writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Courts, a government officer prohibiting him from taking a particular action, the Parliament, Legislative Assembly to pass a law on prohibition, the lower court prohibiting continuation of proceedings in a case, the government prohibiting it from following an unconstitutional policy. तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होती है, प्रतिषेध ये और सरसरोरी उत्प्रेषण, ये दो रिट्स ऐसी हैं जो हायर जुडिशरी के द्वारा लोअर जुडिशरी के लिए जारी की जाती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए ये रिट जारी कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसर पर ये लागू नहीं होती रिट। दूसरा, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर पर भी ये रिट लागू नहीं होती। और तीसरा, गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इस पर भी लागू नहीं होती, ये लोअर कोर्ट प्रोहिबिट करता है, इसलिए आंसर है सी। हम अभी आपको आज चूंकि प्रीलिम्स का पेपर हुआ है और इसलिए हम आपको सिर्फ इसके आंसर कीज और करेक्ट चॉइसेस बता रहे हैं। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आपको एक नया वीडियो बना करके लाएंगे जिसमें हम फिर
हर चीज पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो आपको यह जानना जरूरी है कि गवर्नर जो है वो अपने आप किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब को नोटिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए पहले उनको कंसल्ट करना होता है प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से ही जो है किसी एसटी का दर्जा दिया जा सकता है। तो इसलिए इस बात को समझना होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो जारी करेंगे किसी का एसटी स्टेटस। एंड सेकंड पॉइंट, अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। दिस इज करेक्ट, सो द आंसर इज बी। With reference to the union budget, consider the following statements. The union finance minister on behalf of the prime minister lays the annual financial statement before both the houses of the parliament. This is wrong, क्योंकि बजट जो है जिसको कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में कहा गया है, ये बोथ द हाउसेज में नहीं, लोकसभा में लोअर हाउस में प्रेजेंट होता है, और इसलिए एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सही है कि बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के डिमांड फॉर ग्रांट प्रेजेंट नहीं की जा सकती। सो द आंसर इज बी। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? तो अगर आप इसकी बात करें टिल दिसंबर 2023, तो अब तक जितने भी डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं 1952, 1962, 1972 एंड 2002, तो अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बन चुका है। सो द आंसर इज डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Constitution 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule to the Constitution to include which of the following? के 71st अमेंडमेंट से कौन से 3 भाषाओं को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। 1, 2 एंड 3। ए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्र पार्टी। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें सही आंसर मेरे हिसाब से 2 है, क्योंकि भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, ये बात सही है। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी, और उनके साथ आचार्य नरेंद्र देव के साथ जयप्रकाश नारायण और लोहिया। तो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिल करके सोशलिस्ट पार्टी बनाई, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो है ये जगजीवन राम ने जब 1977 की इमरजेंसी का दौर, 75 में जो इमरजेंसी लगी, उसके बाद जगजीवन राम ने अपने कुछ सहयोगी लोगों के साथ ये कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, तो ये भी सही है। और स्वतंत्र पार्टी ये राजगोपालाचारी जी ने बनाई थी, आचार्य नरेंद्र देव ने नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें 2 आंसर सही निकलते हैं, भारतीय जनसंघ और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, सिर्फ भारतीय जनसंघ का ही एक यहां पर ओनली 1 दिया है, जबकि होना चाहिए था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और जगजीवन राम वाला भी ऑप्शन सही मानना चाहिए था। तो इसलिए सही आंसर होता इस चॉइस में 1 एंड 3, लेकिन चूंकि इसमें 1 एंड 3 का कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4 है, तो यहां पर ए ही सही माना जाएगा, बाकी ये जो चॉइस है ये दी नहीं गई। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? म्युनिसिपैलिटीज, पावर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमको बताना है कि which statement is correct. Powers of the municipalities are given in part 9 of the constitution, correct. Emergency provisions are given in part 18 of the constitution, correct. Provisions related to the amendment of the constitution are given in part 20 of the constitution, it is also correct. So the answer is 1, 2 and 3, D. Now which one of the following statements are correct as per the constitution of India? अगर हम इसकी बात करें तो interstate trade and commerce is a state subject under the state list. No, it is wrong. ये यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। interstate migration is a state subject under the state list. ये भी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। interstate quarantine is a union subject under the यूनियन लिस्ट, ये सही है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, ये गलत है,
क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। सो द आंसर इज सी। अंडर विच of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy? तो इसका आंसर है आर्टिकल 21 डी। जैसा कि आपको मालूम है, जस्टिस पुट्टास्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। पुट्टास्वामी वाला मामला क्या था, इस पर हम लोग जब डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे तो आपको हम बताएंगे। What are the duties of the Chief of Defense Staff as head of the Department of Military Affairs? Permanent chair the Chiefs of Staff Committee, correct. Exercise military command over the 3 service chiefs, no, incorrect. Principal military advisor to Defense Minister on all tri-service matters, it is correct. So the answer is 1 and 3 only, D. यानी जो CDS हैं वो जो चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी होती है, कॉस्ट कमिटी, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, उसके हेड होते हैं, लेकिन ये जो मिलिट्री कमांड्स हैं उसको एक्सरसाइज नहीं करते, ये थिएटर कमांड्स के लिए काम करते हैं। तो थिएटर कमांड्स क्या होते हैं, इस पर हम लोग जब डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे। अभी सिर्फ हम आपको करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। और ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के, ये भी सही है। सो द आंसर इज 1 and 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोक सभा आर करेक्ट? इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमिटी, करेक्ट. Only a member of the Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of the Lok Sabha, correct. This committee cannot take up any matter which is sub judice. This is also correct. So the answer is 1, 2 and 3, D. यानी कि ये शुरुआत में जब बनी तो एडहॉक कमिटी थी, और इसका दूसरा स्टेटमेंट कि लोकसभा का मेंबर एक दूसरे लोकसभा मेंबर के अनएथिकल कंडक्ट पर क्वेश्चन कर सकता है, और ऐसे मामले जो न्यायालय के लिए विचाराधीन हो उन पर ये बात नहीं कर सकता। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 and 3। Who was the provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? तो आप जानते हैं कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार उसकी बैठक हुई तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हु वाज द ओल्डेस्ट एंड द सीनियर मोस्ट मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उनका नाम आचार्य कृपलानी ने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्रेजेंट किया, और इस तरह से इसका आंसर है डी। With reference to the Government of India Act 1935, consider the following statements. It provided for the establishment of an all India federation based on the union of the British Indian provinces and princely states. It is correct. Defense and foreign affairs were kept under the control of the federal legislature. अब यहाँ ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये फेडरल लेजिस्लेचर लिख दिया, इसलिए गलत हो गया। दरअसल वो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में था, और गवर्नर जनरल जो है इन दो मामलों में, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मामलों में, वो फेडरल लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं था। तो आपको ध्यान से बात समझनी है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक इंडिया फेडरेशन बनाया गया जिसमें इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को शामिल किया गया, और डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स यूनियन गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट को दिए गए, लेकिन फेडरल पार्लियामेंट या फेडरल लेजिस्लेचर को नहीं दिए गए, जैसा कि इसमें कहा गया है गवर्नर जनरल को दिए गए। गवर्नर जनरल के पास ये इशू था, ये पावर्स थी, ये अथॉरिटी थी, और गवर्नर जनरल को इन दो मामलों में जो फेडरल लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबिलिटी है उससे अलग रखा गया था। इसलिए इसका आंसर होगा ए, 1 ओनली। As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of addition, variation, repeal. ये तीनों सही है, तो आंसर 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि डायरेक्टली पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समय जब उनकी पावर्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर्स जब पढ़ाते हैं या हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि प्रेसिडेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस को अपॉइंट करते हैं। तो वो कमीशन्ड ऑफिसर्स में अगर रैंक की बात करें तो इस हिसाब से मेजर, स्क्वाड्रन लीडर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर ये को इक्वल टू ईच अदर हैं, ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो द आंसर इज 3 ओनली, डी। The North Eastern Council was abolished
was established by the Northeastern Council Act 1970. The Northeastern Council NEC was established by the Northeastern Council Act 1971, correct? Subsequent to the amendment of NEC Act in 2002, the council comprises which of the following members? Governor of the constituent state, Chief Minister of the constituent state, 3 members to be nominated by the President of India, the Home Minister of India. So the answer is, इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि दो स्टेटमेंट इसमें सही है, 2 and 4. सो डियर फ्रेंड्स, हम अभी चूंकि थोड़ी देर पहले आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स 2024 के जीएस का पेपर 1 खत्म हुआ है और अब आप जीएस पेपर 2 देने जा रहे हैं, तो अभी जितना जल्दी हो सकता था मैंने ये सोचा कि आपको हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के सही जो मेरे हिसाब से हैं वो बता दूं, और उसके बाद इस पर डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग कल परसों आराम से करेंगे। एक एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसके बारे में हम क्यों ये आंसर सही हैं, क्यों ये चॉइसेस सही हैं और क्यों दूसरे जो ऑप्शंस दिए हैं वो सही नहीं हैं। इन सारे विकल्पों पर, इन सारे प्रश्नों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के जल्दी आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेकेंड पेपर, जीएस पेपर 2 फॉर प्री 2024। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।